फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड का और न्यू चैप्टर जो है क्या, कोल्ड वॉर एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, आपको दो पार्ट में देखना है कि एक कॉलोनियल रूल क्या है और एक आपको पढ़ना है कोल्ड वॉर क्या है। तो अगर आप इसे बुक से पढ़ रहे हैं तो भैया आप पहले क्या पढ़ेंगे, कॉलोनियल रूल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या, कोल्ड वॉर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बुक से पढ़ना चाहें ना तो आपको एकदम ऐसा लगेगा अरे बाबा रे, कब से सदियों पुराना से पढ़ रहे हैं, ससुरा खत्म ही नहीं हो रहा है चैप्टर। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप मेरे से पढ़ लो। आप बेसिकली आपको पूरी चीजें जानकारी में मिल जाएगा, और बुक भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा चीज ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए और इंटर कनेक्शन समझ आ जाए एक एक कंट्रीज का, कि किस तरीके से कोल्ड वॉर जो है क्या था और किस तरीके से चीजें होती है। उसके बाद फिर आपको कॉलोनियलिज्म जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसको समझने में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। तो जरा समझते कि कोल्ड वॉर है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, वर्ल्ड वॉर टू में। अब वर्ल्ड वॉर टू में जैसा आपको पता है कि हिटलर जो है तहलका मचा के रखा था, एकदम खतरनाक टाइप का बन गया था। तो देखो हमारे दुनिया में जो है ना, उस समय हो ये रहा था कि वहां पर हिटलर जर्मनी का सबसे ज्यादा पावरफुल था, और एशिया की तरफ आप आएंगे तो जापान का एक क्या नाम था उसका, हिरोहितो। तो जापान का लीडर का नाम था हिरोहितो, और जर्मनी का था हिटलर। ये दोनों ना एकदम ज्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि इन लोग का सबका डिक्टेटर चलता था, एकदम ज्यादा पावर हो गए थे। रसिया में स्टालिन, ये सब लोग जो है एकदम ज्यादा पावरफुल होकर बन रहे थे। तो मतलब ऐसा माना जाता था उस समय में कि उस समय जो हिटलर को मार देगा वो सबका बाप है, जो उस क्या बोलते हैं, हिरोहितो को मार देगा वो सबका बाप है। तो उस समय हुआ ये ना कि जैसे ये जो हिटलर रहता है वो चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर कर जीत लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है, पोलैंड पर इन्वेट करता है, और पोलैंड को बोलता है, यूएसएसआर को बोलता है कि मैं पोलैंड पर इन्वेट कर रहा हूँ, फिर मैं तुमको पोलैंड दे दूंगा। और जैसे ही वो जो यूएसएसआर रहता है पोलैंड पर आता है तो वो जर्मनी धड़धड़ा के मारना चालू कर देता है, और यहीं से वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपको पता है। तो होता ये है, जर्मनी, हिटलर गलती कर देता है और सारे फ्रंट से लड़ाई करने के कारण उसे हार का सामना करना पड़ता है। तो अब हुआ ये ना दोस्तों, उस समय में तो हिटलर जो था ना, उसको मार दिया कौन, रसिया। यूरोप की तरफ हिटलर मार दिया रसिया को। और यूएसए जो था ना, उसके जो पर्ल हार्बर शिप था जो आपके होनोलुलु में है, तो वहां पर जो है वो बम फोड़, मतलब पूरा बम फोड़ देता है। कौन, जो क्या नाम रहता है, हिरोहितो। हिरोहितो पूरा बम फोड़ देता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको पता ही है हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, और इसी तरीके से जापान हार जाता है। तो जापान का जो आपका हिरोहितो था उसको मार दिया कौन, यूएसए। और रशिया का कौन मार दिया, तो रशिया को स्टालिन मार दिया, किसको, हिटलर को। तो यहाँ पर यूएसएसआर एकदम बड़ा हो गया और यूएसए एकदम बड़ा हो गया। ठीक है, तो यूएसएसआर को लग रहा था हम सबसे बड़े हैं दुनिया में, हमारे जितना किसी के पास बुद्धि नहीं है, हम लोग जितना आर्मरी है, हम लोग एकदम ज्यादा शक्तिशाली हैं। यूएसए को लग रहा था कि हम लोग एकदम ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो जितने लोग यूएसए के साथ जुड़ रहे थे उसकी आइडियोलॉजी के साथ, वो लोग पहली दुनिया के लोग कहलाए, और जितने लोग यूएसएसआर के साथ जुड़ रहे थे वो लोग दूसरी दुनिया के लोग कहलाए। अब यूएसए और यूएसएसआर में ना केवल आर्मरी का ही लड़ाई चल रहा था, बल्कि आइडियोलॉजी का भी लड़ाई चल रहा था। अब ये कैसे हो रहा था, तो देखो जो यूएसए है ना, यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो यूएसएसआर है ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है। यानी कि यहाँ पर जो है एक ही जन क्या रहेगा, एक ही पार्टी का लीडर बनेगा। और यूएसए जो है एक क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक जो लिबरलिज्म को मानता है। ठीक है, और ये जो है सोशलिस्ट है, यानी कि ये चाहता है कि पूरी सोसाइटी में इक्वालिटी रहे। लेकिन ये वाला जो यूएसए है, यूएसए कैपिटलिस्ट को मानता है। यानी कि मान लो अगर कोई आपके सोसाइटी में एक जन अंबानी बन गया, एक जन अडानी बन गया, लेकिन कोई लोग गरीब हैं, तो इसका मानना ऐसा है कि जो अमीर हो गया वो अपने मेहनत करके बना है, इसलिए उसके ऊपर कोई बगावत नहीं होगा। लेकिन यूएसएसआर का ऐसा मानना है कि जितना भी जमीन है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और वहां पर सब लोग जो है इक्वल लेवल में ही रहे। तो एक आइडियोलॉजी यूएसएसआर की रह गई और फिर यूएसए की रह गई। अब ये दोनों ससुरे क्या कर रहे थे, अपने अपने पावर को जताने के लिए ना एकदम ज्यादा आर्मरी बना रहे थे। अब यूएसएसआर क्या करता था, जो जो यूएसए बनाता था ना उसको यूएसएसआर चुरा लेता था छोटा। ठीक है, ये अपना खुद का एक ही चीज बनाया, AK-47 क्लासनिकोव। ठीक है, तो यहाँ का एक संथा क्लासिनिको बनाता है AK-47। बाकी ये करता क्या है, जो जो यूएसए जैसा जैसा अपना अपना नया नया चीज बना देना, जैसे मान लो कोई नया सबमरीन बना दिया, शिप बना दिया, बम फोड़ने का बना दिया, कुछ बना दिया, तो वो सबको कॉपी मार के कौन बना लेता है, यूएसएसआर बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको भी दिखाता है कि देख यार तू बनाया था, मैं फिर जैसे मैं गन बनाया, अब मेरा कॉपी मार के कोई दूसरा बनाया, तो वो जानता है कि ये गन में क्या क्या खराबी है, तो उसको और अच्छा बना देगा। अब फिर यूएसए देख के उसके और अच्छा बना देगा। इन दोनों में बस यही लड़ाई हो रहा है, आर्मरी का लड़ाई हो रहा है। अब दूसरा चीज क्या हो जाता है, इनमें आइडियोलॉजी की लड़ाई थी कि कौन कम्युनिस्ट हो रहा है, कौन जो है सोशलिस्ट बन रहा है। तो
अब इन लोग का ऐसा मानना था कि इनके जितने जो ग्रुप बनाएंगे, ये लोग बहुत सारे ग्रुप बना रहे हैं, जैसे नाटो, आपने सुना होगा, नाटो, सीटो, कास्टो, ठीक है, वार्सो पैक्ट, ये सब चीज आपने सुना होगा। तो इसमें होता ये है ना, ये लोग अपना अपना ग्रुप बनाते हैं और उसको ना कंट्री लोगों को क्या बोलते हैं, हाँ आप इसमें जुड़ जाओ करके। अभी नाटो के कारण यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसा अपने जोड़ने के लिए बोलते हैं, ताकि इससे पता चले अगर मान लो आपके ग्रुप में कोई ज्यादा मेंबर आ गया, माने ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, यानी आपकी आइडियोलॉजी को भी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो इन लोग का ऐसा मानना है कि मेरे ग्रुप में अगर कोई ज्यादा जुड़ गया तो मेरी आइडियोलॉजी ज्यादा बड़ी है, यानी कि आइडियोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर ये लोग हैं पहली दुनिया के लोग, ये है दूसरी दुनिया के। तो अब पूछोगे कि भारत कहाँ है, तो भारत का तीसरा दुनिया है जो है नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। भारत बोलता है जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा, ये दादा इन लोग तो भाई बहुत ही खतरनाक है, लड़ाई कर रहे हैं। अगर मान लो यूएसए का साथ मैं दे दूं तो फिर यूएसएसआर मेरे को मारेगा, यूएसएसआर का साथ दे दूं तो यूएसए मेरे को मारेगा, बड़ा दिक्कत है। तो इन लोग क्या बोलते हैं, चलो हम लोग अपना तीसरा दुनिया बनाते हैं, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। इन लोग अपना एक नाम करके इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, और यहाँ पर अपना मूवमेंट चालू कर देते हैं। और इसमें बहुत सारे कंट्री रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको 5 कंट्री के लीडर देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ के, तो यूरोप से यूगोस्लोवाकिया के थे कौन, जोसेफ ब्रास टिटो। भारत से थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। भारत में ही जो है इसकी नींव रखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था कि हमें जो है एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिससे हम जो अभी कॉलोनियल रूल से हम लोग जो छुटकारा पाए हैं, तो उससे हम लोग का डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिकली हम लोग बिल्ड हो सके। क्योंकि अगर हम लोग फिर से यूरोपियन कंट्रीज के पास जाते तो आपको पता है खचरा ही लोगों को क्या है, हम लोग को फिर जोड़ लेते और हम लोग को फिर इकोनॉमिकली रिसोर्सेज के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते। उससे अच्छा हम लोग अपने ही दुनिया बना लेते हैं। ऐसा करके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और आपको इजिप्ट के मिलेंगे गमाल अब्देल नासिर, और आपको घाना के मिलेंगे कौन, क्वामे, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपने इंडोनेशिया के मिलेंगे कौन, सुकार्नो। तो ये सब लीडर्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक कंट्रीज के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो है ना कोल्ड वॉर कुछ इस प्रकार का चल रहा था। अब इसमें होता क्या था, देखो सिंपली इसे कोल्ड वॉर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है एक शीत युद्ध था, यानी ठंडा युद्ध था। इसमें कोई आर्मरी वगैरह नहीं चलाएगा। इसमें होगा ये कि जैसे मान लो, अगर मान लो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें चाइना की, तो देखो चाइना क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यानी इनडायरेक्टली वो यूएसएसआर का दोस्त हो गया। अब देखो दुश्मन का दोस्त यानी कि इसका भी दुश्मन हो गया, ये दोनों दुश्मन है आपस में, अब ये दुश्मन का दोस्त हो गया इसलिए ये दोनों भी दुश्मन हो गए। मतलब उसमें होगा ये कि यूएसएसआर मदद करेगा किसको, चाइना को, और यूएसए जो है इसके दुश्मन को मदद करेगा, यानी कि इंडिया। जैसे इंडिया जो है हमारा इंडिया और हमारा चाइना का नहीं पड़ता है, ठीक है, इंडिया और हमारा चाइना का नहीं पड़ता, यानी कि देखो दुश्मन का दुश्मन ऑब्वियस सी बात है कि उसका दोस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि ये जो है ये दुश्मन है दोनों। अब ये दुश्मन दोनों हैं तो इनका जो दोस्त रहेगा वो इसका दुश्मन हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो दुश्मन रहेगा वो इसका ऑब्वियस सी बात है दोस्त हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट चल रहा था। अब यहाँ पर इन लोग एक दूसरे को कभी नहीं मारेंगे, ये देखना, कभी भी इन लोग एक दूसरे पे कभी नहीं मारेंगे। लेकिन ऐसा करेंगे ना ससुरे लोग कि जो बीच में मतलब ऐसा है कि दो कंट्रीज के जो बीच में आ गया ना, वही दाल भात की जरा पिसा रहा है। अच्छा हुआ भारत वहां पे जुड़ा नहीं, वरना भारत भी पिसा जाता, ठीक है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं ये जो कोल्ड वॉर है इसमें और क्या क्या हुआ। तो इसमें बहुत ज्यादा हड़कंप हो जाता है, ऐसा ऐसा कांड हुआ था ना इसमें, क्या ही बताएं। मतलब बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 मत छिड़ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अगर आप हम लोग देखेंगे, खैर आपके सिलेबस में नहीं है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूँ। इसमें हुआ ये था, हम लोग जब वियतनाम के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा 27 करोड़ बम गिरा दिया था कौन, यूएसए। किसके कारण, यूएसएसआर के कारण। तो ये सब खचरा ही कांड हुआ था यहाँ पर। तो अब ये जो कोल्ड वॉर रहता है ना, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है कब से, तो 45 से वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब से, और 1991 तक चलता है। अब 1991 में ऐसा क्या हो गया, तो देखो 1991 में होता ये है ना, देखो 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है। बर्लिन की दीवार क्या थी, तो बेसिकली समझिए ये जो जर्मनी था ना, जर्मनी, तो जर्मनी को प्रसादी बांट दिए थे, यानी कि ना ये जो इधर से पूरा कौन हमला कर दिया था, यूएसएसआर, इधर से पूरा यूरोपियन कंट्रीज हमला कर दिए थे। तो इनको प्रसादी बांट दिए थे। ये बोलता है कि मेरा इतना है, फ्रांस वाला बोलता है मेरा इतना है, ब्रिटेन वाला बोलता है मेरा इतना है, बीच वाला बोलता है यूएसए बोलता है बीच का मेरा है। तो इन लोग पूरा प्रसादी बांट दिए थे। इसलिए ना यहाँ पर ये जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये यूरोपियन आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है करके यहाँ पर जो है यूएसएसआर ने एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे हम लोग बर्लिन की दीवार कहते हैं। बर्लिन जो है बेसिकली जर्मनी की राजधानी है, और वहां पर भी दीवार खड़ी कर दी थी। तो इसे जो है 1989 में तोड़ दिया जाता है। अब जैसे इसे तोड़ा जाता है ना, इसका मतलब आप समझिए कि यूएसएसआर की कंडीशन बहुत ज़्यादा घटिया हो चुकी थी। क्योंकि अगर मान लो आपने कोई दीवार बनाया है, ठीक है, और अगर आपका पैसा है तो आप उसका सेफ्टी दोगे, लेकिन अगर आप उसको सेफ्टी नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोग उसे तोड़ देंगे। मतलब यूएसएसआर जो है ना यहाँ पर पूरी तरीके से इकोनॉमिकली
शिफ्टेड हो जाता है और वहाँ पर ये सब उसके वो भिखारी घरवाचों के कारण हुआ था। मिखाली घरवाचो बैल और एक जो बोरिस रियल्सन बाल्टी बाल्टी भर धार के दारू पीता था, देख रहे हो। कहीं स्पीच देने जाता था ना, नचनिया पार्टी वाले लोग के साथ नाचने चालू कर देता है, आई एम अ डिस्को डांसर। अपना अपना एक से एक आदमी है बोरिस रियल्सन लोग के चक्कर में सब। तो 15 कंट्रीज में टूटने के बाद रसिया जितना विशाल है, सोचो कितना बड़ा होगा रसिया। जो 15 कंट्री टूटा नहीं था तो उसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत यूनियन, उतना बड़ा था रशिया, और पूरी तरीके से टूट जाता है, ठीक है। और 1991 में ये जो कोल्ड वॉर है खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए ना बहुत सारे ट्रीटी हुए थे, यानी कि बीच बीच में बहुत सारा ट्रीटी हो रहा था, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। आपको कोल्ड वॉर बेसिकली समझ आ गया ना कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच ऐसा युद्ध जिसमें आर्मरी वो लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं चलाएंगे, कोई बीच में जो कंट्री आएगा जो यूएसएसआर की मदद करेगा उसको यूएसए पे लेगा, जो यूएसए की मदद करेगा उसे यूएसएसआर पे लेगा। यही क्या है, कोल्ड वॉर है, बस आपको समझना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। तो एक था एलटीबी, ये जो एलटीबीटी क्या है, तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हुआ ये था ना, इसमें सब लोगों को साइन करने बोला जाता था, और यहाँ पर बेसिकली 3 ही कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था, यूके, यूएसए और यूएसएसआर का। इसमें हुआ ये था, ये 1963 में साइन हुआ था, और इसमें बोला ये गया था कि आप जो है कहीं पर धरती, आकाश, जलवायु, कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते हैं, बम, न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, आपका एलटीबीटी है। एक आता है आपका सॉल्ट वन, और एक आता है आपका सॉल्ट 2, ठीक है, सॉल्ट 2, ठीक है। और इससे पहले एक हुआ था एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन पेरिफेरल ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन पेरिफेरल ट्रीटी। तो इसमें ये जो है 1968 में किया जाता है। सॉल्ट वन का पूरा नाम होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी मतलब कि इसमें जो है आर्म वगैरह यूज नहीं किया जाएगा, मतलब जितना आर्मरी है उसको कम बनाया जाएगा आपके देश में। तो ये जो है कब हुआ था, तो ये 1972 में साइन किया गया था, ये 1971 में 1979 में साइन किया गया था। उसके बाद आता है स्टार 1, स्टार 2। बस आप यही याद रखिए कि स्टार 1, स्टार 2 क्या है, पूरा आपको बता दूंगा। स्ट्रेटेजिक ट्रीटी आर्म रिजॉल्व, ठीक है, मतलब सॉरी स्ट्रेटेजिक आर्म रिजॉल्व ट्रीटी, ये उटपटा है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिजॉल्व ट्रीटी। तो ये ट्रीटी जो है किया गया था, ये जो है 1991 में किया गया था, और ये 1993 में किया गया था। तो यही कुछ है, कुछ बातें। अब इस तरीके से आपका ये जो कोल्ड वॉर है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो कोल्ड वॉर बेसिकली था क्या यार, तो आपको बेसिकली समझना ही है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच ऐसा युद्ध है जिसमें हम लोग आर्मरी का यूज ना करके मतलब कि हम लोग अपने आइडियोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहा गया है, कोल्ड वॉर कहा गया। अब जरा हम लोग समझते हैं कि जो नेक्स्ट आपका पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कॉलोनियल रूल क्या है। इसी में आपको समझना है कि कोल्ड वॉर के पीछे क्या क्या जो है किस किस तरीके से बीच बीच में देश लोगों का लड़ाई हुआ था। तो जरा हम लोग समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म का मतलब होता क्या है। देखो, जब किसी इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब जब किसी कंट्री पर कोई दूसरा कंट्री आकर हुकूमत करता है तो उसे कॉलोनियल रूल कहते हैं, इतना हमको पता है। तो उस कॉलोनियल रूल के दौरान किए गए उनके आइडियोलॉजी जो है उस कंट्री पर क्या किए जाएंगे, इम्पोज किए जाएंगे, उसी को कॉलोनियलिज्म कहा जाएगा। अब डीकोलोनियलाइजेशन का है, तो इसका मतलब आपको समझना ही है, जब कॉलोनियल रूल को हटाकर कोई कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेता है तो उसी को क्या कहा जाता है, डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का बेस्ट तरीका है, द प्रोसेस इन विच अ कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। मतलब कि आप उतने टाइम में कुछ भी अपने मन से मतलब लिख सकते हैं बनाकर, ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, अब आपको समझना ये है कि कॉलोनियल रूल वो लोग बनाते क्यों थे। तो उन लोग का मेन तीन पर्पस रहता था। फर्स्ट ये रहता था कि उन्हें ना अपना इंपेरियलिज्म जमाना रहता था, यानी कि उन लोग को अपना तानाशाह बनाना रहता था किसी भी देश में, तो वो लोग क्या करते थे, कॉलोनी बना लेते थे। दूसरा चीज ये, उन्हें जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था, है ना, उन्हें वो लोग क्या करते थे, पूरी तरीके से रिसोर्सेज को चूहक लेते थे, यानी पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर लेते थे। तीसरा चीज ये था, उनको जब रूल करना रहता था ना, तो उन लोग ऐसा बताते थे लोगों को कि तुम लोग बैल हो, हम लोग को भगवान ने भेजा है, हम लोग तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे, तुम्हारे देश को अच्छी तरीके से चलाएंगे, और ससुरे लोग पूरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेते थे। ये जो है इन लोग का 3 स्टेप रहता है, जो आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जरा हम लोग को समझना होगा कि हम किन किन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, एशिया और अफ्रीका। एशिया में भी किन किन कंट्रीज के बारे में, तो इंडिया, इंडोनेशिया और
वियतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम के बारे में आपको एशिया में पढ़ना है। फिर आप अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में समझेंगे कि किस तरीके से एशिया और अफ्रीका में डिफरेंस क्या था, कि दोनों में जो है वो लोग किस तरीके से इंडिपेंडेंट पाते, तो दोनों में डिफरेंस क्या था। फिर आपको अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में आपको फिर 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या, अल्जीरिया के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है इजिप्ट के बारे में, और फिर पढ़ना है नाइजीरिया के बारे में। उसके बाद ये जो चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं हम लोग किसमें, एशिया के कंटेक्स्ट में। तो देखिए एशिया के कंटेक्स्ट में पहले इंडिया के बारे में समझते हैं। अच्छा रुको, पहले हम लोग एशिया और अफ्रीका में डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, देखो एशिया में क्या था ना, एशिया में थोड़े पढ़े लिखे लोग थे तो यहाँ पर मिडिल क्लास एरोस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अफ्रीका में जो है अनएजुकेटेड लोग थे और यहाँ पर एजुकेशन आया ही नहीं ना, आखिरी तक आया ही नहीं, और ये लोग क्या पा लेते हैं, आज़ादी पा लेते हैं। ये सबसे बड़ी थिंग थी। दूसरी थिंग ये कि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नाम का कोई चीज़ें नहीं था, वहाँ पे सिस्टम ही नहीं था कुछ, और यहाँ पर हमारे यहाँ सिस्टम भी था, सब चीज़ ठीक चल रहा था। ठीक है, अच्छा वहाँ पर लोग जो है उनका बेसिक जो काम धंधा रहता था वो लोग कैटल हार्डिंग बस करते थे, लेकिन हमारे यहाँ लोग किसानी भी करते थे, कई लोग इंडस्ट्री भी वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें खोल लेते थे। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया है ना। और भी जो डिफरेंस है उसको मैं बीच में बताऊंगा। तो जरा हम लोग समझते हैं एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले इंडिया में जाते हैं। देखिए इंडिया में प्रॉब्लम हम लोग को इंडिपेंडेंट लेने में हो ये रहा था ना, यहाँ पर लोगों को ना एकदम जाति वगैरह के बारे में एकदम पूरा बांट दिया गया था, पूरा बांटे दिया गया था, तो बट गया था ना हमारा देश, इसलिए हम लोग को जुड़ने में बहुत टाइम लगा। दूसरा चीज़ ये था, यहाँ जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो लोग पढ़े लिखे लोग जो थे वो लोग अमीर रईस ज़्यादा लोग थे। अब अमीर रईस ज़्यादा हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता था कि हमें जो है आज़ादी नाम का कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि भाई उनका जीवन तो ठसन से चल रहा है ना, वो लोग रईस ज़्यादा थे। अब वो लोग पैसे वाले थे और वो लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन लोग को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश के अधीन थे, ऐसा उन लोग को कभी प्रतीत नहीं हो रहा था। मेन रियलिटी में तो भाई किसान लोगों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, तो उन सब लोगों को प्रतीत होता था। लेकिन उन लोगों को तो आप अभी के समय में भी देखेंगे तो किसी किसान के बेटे को आप 10वीं के बाद देखेंगे ना, तो उसे खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए बोल दिया जाता है। अब यहाँ की कंडीशन समझो कि अभी भी वहाँ पर लोगों को, मतलब बच्चे लोगों को वहाँ पर काम करवा देते हैं खेत में। तो समझो उस समय की बात, जब वहाँ पर तो पढ़े लिखे नाम का कोई चीज़ें नहीं था, तो लड़का लोग को तो ऐसे ही जाओ खेत में बनी करो, ये सब बात चल जाता था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हमें उस समय में आई। तो लेकिन कई कई जो लीडर जैसे महात्मा गांधी जो है, महान महात्मा गांधी, जिनके कारण हमें आज़ाद हुआ। और आजकल के तो बैले लोगों को देखो, महात्मा गांधी को इतना ना जलील कर रहे हैं लोग। अगर भाई तुम लोग समझो यार, अगर वो आदमी नहीं होता ना तो हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं होते। समझ रहे हो, मतलब कितना बड़ा वो काम करके गए। दो ही लोग तो हमारे आज़ादी में मेन काम किए हैं, जो लोग शुरू से आखिरी थे। एक महात्मा गांधी शुरू से आखिरी, और लास्ट में सुभाष चंद्र बोस आए थे। समझो इन लोग की मेंटालिटी देखो, ये बैलन लोग 500 रुपए के लिए जो है अगले दिन वोट देने के लिए जाते हैं। और ये बैलों को देखो, महात्मा गांधी इतने ना बड़े थे ना भाई, उस समय साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, वो इतने रईस घर के थे। उस आदमी ने धोती में अपना जीवन बिता दिया। और ये बैले लोगों को देखो, आज के मीडिया लोगों को, एक तो मीडिया वाले लोग दूजन 20 कन्या रखेंगे। तो दोस्तों हमारा ये स्टार्ट हो गया, बस बाल को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, 20 कन्या चालू यहाँ पर बस, और उन लोग का कुछ काम ही नहीं है, धंधा वंधा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इंडिया में समझा, इंडिया में। और दूसरी चीज ये थी कि इंडिया में लोग ना जगह के लिए बहुत ज्यादा लड़ते थे। जैसे मद्रास वाला बोल रहे हो मेरा जगह कहाँ है, हैदराबाद वाला बोल रहा है अरे यार मेरा कहाँ है, हैदराबाद का निजाम बोल रहा है मेरा जगह कहाँ है। वो एक जो राजस्थान में कुत्ता वाला था, ये उसको हम लोग खिला दिए थे, तो अपना 200 कुत्ता लेने के लिए आया था वापस। उस असुर को कुत्ता का टेंशन है, एक से एक आदमी था, हम लोग पूरा पागल हो गए थे। और ब्रिटिश सरकार जो है पूरा डिवाइडेड रूल कर रहा था, 500 प्रिंसली स्टेट तोड़ के गया था, जिसे जो है संगठन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और उन्हें ही हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि जर्मनी का संगठन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए जहां जहां का संगठन जो करता है उसे हम लोग बिस्मार्क कहते हैं। तो इंडिया का बिस्मार्क जो है हम लोग स्टीलमैन यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लेकिन कैसे जैसे ले दे करके हम लोग को आज़ादी मिल जाती है। तो इंडिया के बारे में हमको सारी चीज़ें पता है कि भगत सिंह वगैरह ने क्या क्या किया, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया के बारे में हुआ ये ना, पहले ये हॉलैंड यानी कि डच लोगों का क्या था, कॉलोनी था। अब देखो नीदरलैंड, हॉलैंड, डच, ये तीनों एक ही देश का नाम है, जिसका अभी का नाम है नीदरलैंड। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हॉलैंड जो है पहले, हॉलैंड का कौन था कॉलोनी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो रहता है वहाँ पर फिर जो जर्मनी रहता है हॉलैंड को मार देता है, और हॉलैंड का जो कॉलोनी था यहाँ पर छूट जाता है। फिर इसका मौका फायदा लेके जो जापान रहता है वो यहाँ पर आता है इसके जगह को, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। तो जापान ने क्या किया, यहाँ आया और यहाँ पर पेड़ पौधे लोगों को काट काट कर ले जाने लगा, और अपने यहाँ लकड़ी वगैरह रिसोर्सेज वगैरह को एक्सप्लॉइट करने लगा। और ये बात जो है एक 10 साल तक जेल में रहे
कैदी को अच्छा नहीं लगा, जिसका नाम था क्या, सुकार्नो। सुकार्नो सुकार्नो बोलते हैं, हट ससुर, हमरे जगह से लाके कोनो दूसरा, अगर मान लो आपके घर से कोनो दूसरा बोलेगा कि आपका घर मेरा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भारत में अगर अगर पाकिस्तान वाला बोलेगा कि भारत मेरा है, तो उसको दू झापड़ दे के निकाल दोगे आप लोग, ठीक है। तो वही काम हो रहा था यहाँ पर। तो सुकार्नो जो रहता है वो उसको टेंशन आने लगता है, मेरे देश में आके कोई मेरे जगह पे ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसी समय चालू हो जाता है क्या, वर्ल्ड वॉर टू, 1939 से 1945। और आपको पता होगा कि 45 में हिरोशिमा और नागासाकी में बम फूट जाता है। अब ये हो गया इसके लिए प्रसादी नोट। अब यहाँ पे सुकार्नो बोलते हैं, ससुर हम लोग तो अपना ग्रुप बना लिए रे, अब तो हम लोग को कोई नहीं हटा सकता राज करने से। अब सुकार्नो क्या करता है, 17 अगस्त, आपको पता होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से यूरेनियम और प्लूटोनियम फोड़ दिया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। तो यहाँ पर 17 अगस्त 1945 को ये जो रहता है, सुकार्नो क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया आज़ाद हो गया, इंडोनेशिया अब हमारा है, इंडोनेशिया हमारा आज़ाद हो गया, ऐसा बोल दिया। अब ये बात जो है ब्रिटेन वाले लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि इंडोनेशिया था किसका, पड़ोसी देश है भारत का। फिर भारत वाले लोग चिल्लाएंगे इधर हम लोग को आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके। और उस समय गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था, तो यहाँ पर ब्रिटेन को अच्छा नहीं लगता। अब ब्रिटेन बोलता है डच को, अरे डच जा, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, तू जा वहाँ पे जा, लड़ाई वड़ाई करना करके। और फिर इंडोनेशिया वाले लोग बोलते हैं, हाँ वापस आया तेला, तेरे तो अच्छा मौके में मिला है, तेरे को देते हैं बत्ती। तो यहाँ पर डच वाले लोग को मार पेल के निकाल देते हैं, कौन, इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पर होता ये है दोस्तों, ये जो सुकार्नो रहता है यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, यानी कि फिर से यहाँ पर मिलिट्री रूल आ जाता है और सुकार्नो को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है वही के मिलिट्री। अब मिलिट्री रूल क्या है, मान लो कोनो आतंकवादी, मान लो आपके कुछ ग्रुप के मेंबर्स में से कोई किसी को कपट आ गया कि आपको हटाना है, वो क्या करेगा, अपना ग्रुप बना लेगा और खुद को जो है तानाशाह बना देगा और वो मिलिट्री रूल अपना एस्टेब्लिश कर लेगा। और सुकार्नो को यहाँ पर जेल हो गया, फिर उसको जेल में भर देते हैं। फिर उसके बाद जो है 1949 तक इसे जो है यूएनओ के द्वारा, यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जो है पूर्ण रूप से इंडोनेशिया को क्या कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन जो सुकार्नो रहता है इसकी जेल की अवधि खत्म नहीं हुई थी, इसलिए जो है ये जो है पूरी तरीके से हम इंडिपेंडेंट इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जनरल इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया गया था। फिर 1955 में यहाँ पर फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, जिससे इंडोनेशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जो सुकार्नो रहते हैं वो लड़ते हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं किसके, इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, सुकार्नो। और यहीं से जो है इंडोनेशिया के सुकार्नो जो रहते हैं वो नाम में भी जुड़ जाते हैं, लेकिन नॉन अलाइजिंग मूवमेंट में भी जुड़ जाते हैं और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बनाकर वो लोग प्रोसीड करते हैं। 1955 में यहाँ पर सुकार्नो जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये था ना कि इंडोनेशिया में सिर्फ वन पार्टी स्टेट था। अब आपको पता करना है क्या, कोल्ड वॉर में आपको पता होगा कि वन पार्टी स्टेट है माने कम्युनिस्ट हो गया। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अपना रहे, यानी इनडायरेक्टली वो यूएसएसआर का समर्थन कर रहा है। तो यूएसए को ये बात खली नहीं। अब यूएसए बोलता है, हट तो हमारे जैसे यूएसएसआर के कोल्ड वॉर चल रहा है, तो यूएसएसआर का साथ कैसे दे सकता है। ये बेचारे लोग दे नहीं रहे थे। ओबैलन को ऐसा लग रहा था कि ये कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरा फ्लरिश हो जाएगा, फिर डेमोक्रेसी तो हट जाएगा। फिर यूएसए जो है बोलता है, अरे यार बड़ा लफड़ा वाला बात हो गया। अब ये क्या करता है, अपना आर्मी भेज देता है और आर्मी रातों रात मार देता है किसको, सुकार्नो को। सुकार्नो निपट गया और यहाँ पर जो सुहरातो बन जाता है इसका प्रेसिडेंट। उसके बाद ले देखे 1998 में बेचारा इंडोनेशिया को अभी अभी आज़ादी मिला था, 1998 में अभी अभी आज़ादी मिला है, ठीक है। तो फिर सुहरातो को बना दिया जाता है, उसके बाद 1998 में इसको आज़ादी मिल जाती है। तो देखा आपने कि इंडोनेशिया में पहले क्या आता है, डेमोक्रेसी आता है, और डेमोक्रेसी भी आता है लेदरा टाइप से आता है। उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन किया जाता है, फिर बहुत सारा चीज़ होता है, फिर उसके बाद अमेरिका चढ़ा देता है और सुहरातो को बना देता है। तो इस तरीके से आपने इंडोनेशिया का भी देख लिया। अब नेक्स्ट कंट्री आपको देखना है वियतनाम के बारे में। अब वियतनाम को समझने से पहले आपको जरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा समझना होगा। देखो वियतनाम के पास ही दो और देश मिलेंगे आपको, लाओस और कंबोडिया। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, वहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश था। पहले तीनों एक में जुड़े थे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था कंपनी, उसी तरीके वहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था। अब यहाँ पर ना फ्रांस जो रहता था ना, वो कभी भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर मिडिल क्लास का एरोस हो, इसलिए ना वो यहाँ कभी भी एजुकेशन सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं लाया और बैला बस समझ के लोगों को बस ये बताता था कि तुम बैल हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम बस गोबर थोपो, तुम लोग बस भैंस चराओ, ये सब काम बस करवाता था कौन, फ्रांस। अब उसी समय ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया और 1929 में फिर लोगों की स्थिति ऐसी बन गई थी, जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो लोग क्या करते थे, खुद की ज़मीन को बेच देते थे और बाद में फिर उसी ज़मीन में एज अ पीजेंट, यानी कि एक मजदूर की तरह उसी में वो लोग काम करते थे। तो ऐसा कंडीशन आ गया था। फिर वियतनाम के एक लीडर रहते हैं जिनका नाम है हो ची मिन, जिनके नाम से अभी भी सिटी बनाया गया है वहाँ पर, हो ची मिन सिटी नाम से। तो
वहाँ जो हो ची मिन जी रहते हैं वो बोलते हैं, अरे तू हमको बैल बोलता है, ले आ तेरे को दिखाते हैं बैल कौन है। तो यहाँ पर हो ची मिन को पूरा सपोर्ट मिल जाता है, किसका, यूएसएसआर का, क्योंकि यूएसएसआर नहीं चाहता था कि यूरोपियन कंट्रीज का फ्लरिशमेंट बढ़े करके। और फिर यूएसएसआर बोलता है चल हो ची मिन मैं तेरे को पूरा मदद करता हूँ, पूरा गन दूंगा तेरे को, क्लासिनिको दूंगा, उस समय क्लासिनिको बन गया था। अब हो ची मिन बोलता है हाओ मदद कर, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर 1945 में यहाँ पर हो ची मिन जो है वियत मिन को बोलता है, वियत मिन तू अपना भाई आर्मी वार्मी बना, हम लोग सब सेटल करेंगे, मैं बस तुम लोग का रास्ता वास्ता बताऊंगा, यूएसएसआर हम लोग को मदद करने के लिए आ रहा है, वियत मिन को बोलते हैं। अब फिर वियत मिन बोलते हैं आर्मी कमांडर को, जिसका नाम रहता है वो नियागेब गियाप, ठीक है, वो नियागेब गियाप, बड़ा आउटपटांग नाम है, वो नागेब गियाप, तो उसको बोलता है, फिर वो मिलिट्री कमांडर बना देता है। अब उसके बाद इन लोग लड़ाई चालू करते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो है यहाँ पर हार जाती है, ठीक है। लेकिन ये 1945 की बात चल रही है, कब, 1945 में जो है यहाँ पर कौन जीत जाता है, तो यूएसएसआर की मदद से यहाँ पर कौन जीत जाता है, तो हो ची मिन जी जीत जाते हैं। और हो ची मिन को यहाँ पर का क्या क्या बना दिया जाता है, सॉरी हो ची मिन को, सॉरी वियत मिन को यहाँ पर का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। अब वियत मिन का लड़का था कौन, जिसका नाम था क्या, गियापिन, ठीक है। तो गियापिन जो रहता है यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, वियत मिन के बाद गियापिन बन जाता है। तो फिर 1954 में होता ये है, जो फ्रेंच आर्मी रहती है वो वापस अटैक करने के लिए आती है और यहाँ पर जो है अपना जीत जाती है, कौन, फ्रेंच कंपनी। अब फ्रेंच कंपनी यहाँ पर जीत गई। अब देखो उस समय कौन था, यूएसएसआर था, अब यहाँ पर फिर से फ्रेंच कंपनी आ गई। अब यूएसएसआर का समर्थन कौन दे रहा था, वियत मिन, वियत मिन, यूएसएसआर का समर्थन कौन था, तो वियत मिन था। अब वहां पर वियत मिन को तो बनाया नहीं गया था, उसके लड़का को बनाया गया था, यानी कि याप मिन को। अब याप मिन को मारकर कौन बना, याप मिन को मारकर कौन बना, तो फ्रेंच फ्रेंच कंपनी बन गई। अब फ्रेंच कंपनी बनी है। अब यूएसएसआर क्या कर रहा है, इसको भड़का रहा है, क्योंकि ये था कौन, यूएसए का समर्थन। तो यूएसए का समर्थक माने इनडायरेक्टली इसका दोस्त हो गया, इसका दुश्मन हो गया, और इसका दुश्मन यानी ये दोस्त हो गया। अब यूएसएसआर बोलता है कि वियत मिन देखो हम लोग सिस्टम से चलाते हैं और मैं तुमको आर्मी देता हूँ, तुम लड़ाई करो, हम लोग तुमको बताते हैं। अब फ्रांस को कौन बोल रहा है, यूएसए बोल रहा है, यूएसए टेंशन मत ले, हम लोग इसको बत्ती दे देंगे, काहे को ले रहा है टेंशन तू। अब यहाँ पर दोनों में एकदम जंग हो गया, ये इसको AK-47 दे रहा है, ये इसको फिर राफेल मिसाइल देगा, एक से एक एकदम बड़ा बड़ा मिसाइल चालू हो गया। अब यहाँ पर मार काट चालू होता है एकदम तगड़ा तरीके से। यूएसए जो है 27 करोड़ बम गिरा देते किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर। लेकिन युद्ध का नियम क्या है, देखो युद्ध में जो है 3 जगह पर आप कभी उस जगह के रहने वाले को कभी नहीं हरा सकते। पहला तो पानी में आप जो रहेगा उसको नहीं हरा सकते। दूसरा जंगल में अगर वो जंगल का ही आदमी है तो उसको आप नहीं हरा सकते। आप जंगल में जाओगे तो आप मोगली को नहीं हरा सकते, उसी तरीके से आप जंगल में जाओगे तो उसके रहने वाले को नहीं हरा सकते। पहाड़ में तो भी नहीं हरा सकते, पहाड़ में कहाँ छुप के कैसे मार रहा है, कौन कहाँ मार रहा है, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे आप नहीं मार सकते। और वियतनाम जो है पूरी तरीके से पहाड़ जंगल है। अब जंगल में लोग सुरंग बना कर क्या करते थे, वहीं पर अंदर में घुसते थे, सुरंग ले निकल के कब उसको मार दिया भरोसा नहीं है। सुरंग ले निकला AK-47 में धाए दे दिया और अंदर घुस गया, आपको क्या पता चला, हवा नहीं लगा आप मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गया, बहुत मार दिया सबको। अब 27 करोड़ बम गिराने के बाद भी यूएसए हार जाता है यहाँ पर। और 1974 में 1974 में हताश हो जाता है। देखो इतने में मतलब क्या बोलते हैं, ये वॉर जो है कब से चालू होता है, तो ये इस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। और फिर 1970 से जो वॉर ये है 74 तक चलता है। अब 74 में यहाँ के जो यूएसए के जो अपने आदमी थे, रिचर्ड निक्सन जो रहते हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। अब वहाँ पर जो आर्मी को भेजा था रिचर्ड निक्सन मारने के लिए, यूएसएसआर के आर्मी ट्रूप को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था भाई। अब लड़ाई हो रहा है और उसमें फिर उसके आर्मी मेंबर मरेंगे, तो वहाँ यूएसए वाले लोग नरिया रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर आर्मी वाला जा रहा है, फालतू में तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो करके। और फिर रिचर्ड निक्सन को भी समझ आ जाते हैं यहाँ पे फालतू में लड़ाई करना कोई फालतू है करके। उसके बाद जो है 30 अप्रैल को 1974 में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी 1975 में वियतनाम जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर ये लोग करते क्या है, तो मतलब ये लोग ना खुद आपस में नहीं लड़ेंगे, तो ये लोग कर क्या रहे हैं, देखो वियतनाम में घुसे यूएसएसआर को देख के घुसा कौन, यूएसए। अब दोनों में लड़ाई हुआ कहाँ पे, वियतनाम में, अपने अपने जगह में नहीं, दूसरे के जगह में लड़ाई हो रहा है। तो यहाँ पर यही हो रहा है लोग, तो यूरोपियन कंट्रीज लोग का कुछ नहीं, वो लोग बैले हैं, उन लोगों को कुछ नहीं आता। और बैनर लोगों को अभी भी आप लोग देखोगे तो क्या बोलते हैं पता है, हम लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए हम लोग के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ। और बैल उन लोग को कौन समझाया कि मूर्ख बुद्धि वाले लोग ही लड़ाई करते हैं, उन बैलों को कौन समझाएगा। एक से एक आदमी है देखो,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका एशिया में आपने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों किस तरीके से अफ्रीका में कंट्री में जो है कॉलोनियलिज्म को हटाया जाता है और वहां पर भी हम लोग जीते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।